Good morning, all of you. Today we are going to study the chapter number 11, and topic name is non-renewable source of energy. And in non-renewable source of energy, we have to study today petroleum, because in our offline classes we have studied coal, about the coal. So in this topic we have to cover about the petroleum. So let's start. What is petroleum? जैसा कि आपको पता है कि कोल के बारे में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बात किए थे कि कोल कैसे बनता है, तो उसमें हम लोग पेट्रोलियम के बारे में भी बात किए थोड़ा सा, और यहाँ भी बात करेंगे ही। उसमें हम लोग क्या बात किए थे कि जो प्लांट्स के रिमेन्स है, डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स है, उससे हम लोग कोल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फॉर्म करते हैं। सेम इसी तरह जो पेट्रोलियम है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स का ही डेड रिमेन्स है। ये एक्चुअली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो नॉर्मली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके डेड होने से जब वो सी के अंदर, सी के बेड पे, मतलब नीचे है ना, ऑन द बॉटम ऑफ द सी, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उस पर बहुत दिनों तक जब वहाँ पड़े रहते हैं, तो जो मिट्टी होती है वो उस पर लेयरिंग करने लगता है, चढ़ने लगता है, और काफ़ी दिनों नहीं, काफ़ी सालों तक दबे रहने के कारण वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना, किसी दूसरे टाइप के लिक्विड या सॉलिड में। तो उससे जो लिक्विड जो निकल के कहीं रॉक्स में जाके जमा होता है, क्योंकि जमा होने के लिए कोई रॉक्स ही चाहिए। अगर रॉक्स मतलब चट्टान नहीं होगा तो जमा नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा, लिक्विड चलता ही जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि वो कहीं रॉक में जाके जमा होगा, और जमा होने से वो धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा उस लिक्विड का। तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जो डेड एनिमल्स के अंदर से जो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो लिक्विड बाहर निकल रहा है और किसी रॉक्स के अंदर वो जाके जमा हो रहा है, जो स्पेस रहता है रॉक के अंदर। यही जो मिलियन ऑफ ईयर्स, काफ़ी हजारों सालों, लाखों सालों के बाद ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही पेट्रोलियम है। तो ये प्लांट्स का भी केमिकल हो सकता है, ये प्लांट से निकलने वाला केमिकल भी हो सकता है, और एनिमल से निकलने वाला केमिकल भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ब्लैक कलर का जो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इसके बारे में हम लोग बोले थे कि इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन का ये मिक्सचर है, C+H का। तो कार्बन हाइड्रोजन इसको अगर बोले तो ये हाइड्रेट नहीं बोल के कार्बोहाइड्रोजन बोलना चाहिए हमको, तो कार्बोहाइड्रेट बोला गया, गलत। कार्बन और प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर है, मैंने लिखा है बोल के, देखा कहीं पे होगा। इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन बोल रहे हैं ना, तो ये वर्ड जो बनाया गया हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। वो पहले वाला वर्ड मिस्टेकली मैंने बोला उसमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसके अंदर अगर किसी एक का ले लो, कोई सा भी ले लो, जैसे अगर मान लो कि हम ब्यूटेन ही ले लेते हैं, है ना, ब्यूटेन ले लो, प्रोपेन ले लो, इथेन ले लो, कोई सा भी ले लो, वो भी हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे मीथेन ले लो तो CH4 लिखते हैं, इथेन ले लो तो C2H6 लिखते हैं, है ना। C2H6 तो देखो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोलियम को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो पेट्रोलियम कैसे बना है हम लोग देख लिए कि उसका फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो फॉर्मेशन में ना, इस पेट्रोलियम का फॉर्मेशन के लिए हम लोग लिखे कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, at very high pressure and temperature, they get converted into petroleum, है ना, converted into petroleum। ये पेट्रोलियम बनने का फॉर्मेशन। अगला है इसी में कि इसके कंपोनेंट्स पेट्रोलियम में क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की जो कंपोनेंट है, मतलब उसका पेट्रोलियम एक पूरा ये ब्लैक कलर का जो लिक्विड निकल रहा है ना, पूरा पेट्रोलियम है, उससे अलग अलग करके हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं या उससे निकलते हैं, ठीक है, निकाला जा सकता है। तो उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, जो उसमें आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वैक्स, वैसलीन, ये सब जो है ना, ग्रीस, ये सब जो है ना पेट्रोलियम से ही निकलने वाले प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग ये बात भी किए थे कि भाई कि ये को किस प्रोसेस हम लोग निकालते हैं, उसमें आपको याद है ऑफलाइन क्लासों में बात हुई थी थोड़ा सा। तो हम लोग बोले थे कि जिस प्रोसेस से इसको, है ना, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं इसको बाई प्रोडक्ट निकालने में फ्रॉम पेट्रोलियम। तो हम लोग बात किए थे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आज बचना टर्म। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम है उसके सबके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स या फ्रीजिंग पॉइंट्स सब का अलग अलग होता है, किसी का एक नहीं यूज होता। तो इसी का फायदा उठा के जब हम किसी फर्नेस में रख के इसको जब हीट देते, प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम में एक छोटा सा हीट बना तो उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम है उससे डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जो पहले बॉयल हो जाएगा वो फर्नेस के सबसे टॉप वाले पार्ट से निकल जाएगा। एक्चुअली हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि एक फर्नेस है ऐसा और यहाँ हम हीट दे रहे हैं इसको, और यहाँ पे पेट्रोलियम रखा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे होल करके पाइप निकाल दिए, यहाँ पे कोई कंटेनर में ले गया, है ना, एक कंटेनर में इस तरह, यहाँ फिर एक मतलब स्टेबल हुआ कि रखा हुआ होगा, चलो यहाँ से निकाल लिए एक पाइप करके, और यहाँ पे कंटेनर में ये भी किसी कंटेनर में रखा जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये भी कहीं सेटिंग। इसी तरह ये कैसे निकाल लिए और ये भी कंटेनर में रखा हुआ है ना, ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, तो जब इसको हीट दे गर्म करेंगे ना, ये बहुत सा बड़ा बॉयलर होता है, तुमको लग रहा है छोटा सा चीज है, नहीं बना रहे, ये रिफाइनरी का नाम सुने होंगे, है ना, कि रिफाइनरी प्लांट है। तो रिफाइनरी प्लांट में क्या करते हैं, तो वही जो हम लोग
पेट्रोलियम लाते हैं ना, उस पेट्रोलियम को इसी तरह बड़ा बड़ा फर्नेस होता है, चेंबर होता है, उसको रख के इसको जब हीट देते हैं तो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट पेट्रोलियम निकालते हैं, राइट। तो जो मान लो थोड़ा सा गर्म किए तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तुरंत गर्म होकर ऊपर इवेपोरेट होकर यहाँ चला जाएगा और इससे बाहर इसमें आके कलेक्ट होने लगेगा, यहाँ आएगा, इसमें ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, तो इसमें आके कलेक्ट होने लगेगा। और ये ठंडे में अगर रखा हुआ है तो ये इवेपोरेट होकर इसमें आएगा और थोड़ी देर बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें से कोई आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है तो थोड़ा देर बाद होगा, ऊपर जाएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, इसके नीचे आके इसमें से चला जाएगा, ऐसे ही करके वो अलग अलग कंटेनर में कलेक्ट होने लगेगा। ये जो प्रोसेस है यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के कारण ना कंपोनेंट्स जो है ना, जो कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम उसके जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है उसके कारण इसको हम अलग करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। चलो तो ये रखना है याद, व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, यही कारण है कि चूंकि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो कहाँ जमा होता है, रॉक में, इसलिए इसका जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड उसको लिया गया कि ग्रीक वर्ड जो पेट्रोलियम जो बना है दो वर्ड से बना है, पेट्रो प्लस ओलियम, है ना, पेट्रोप्लम प्लस ओलियम यानी पेट्रा, दैट इज कॉल्ड पेट्रा, ये दो वर्ड से यहाँ बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक्स और ओलियम का मीनिंग होता है वायर। तो ऐसा सब्सटेंस जो रॉक से ऑब्टेन करते हैं, ऐसा लिक्विड जो रॉक से ऑब्टेन होता है, ऐसा वायर जो रॉक से ऑब्टेन होता है उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, ये पहला है जिसका मीनिंग बताया ग्रीक में क्या है। दूसरा है पेट्रोलियम ऑल्सो रिफर टू, सबसे वीडियो फर्स्ट में बोले कि इसको ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक एंड ब्राउन बोलता है, और इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो धरती से डायरेक्टली निकालते हैं उसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स में होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि इसलिए खत्म हो जाएगा तो इसको हम बहुत जल्दी कम समय में नहीं बना सकते, इसलिए ये लंबे समय लगता है इसको बनने में, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखा गया है। कंपोनेंट्स तुम्हारे सामने पेट्रोल डीजल क्वेश्चन होगा, जो भी पेट्रोल कंसिस्ट, मतलब ये जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है उसका नाम है कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन हम लोग चर्चा बहुत कर लिए, और किस प्रोसेस से इसको अलग करते हैं इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये तुम्हारा नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल्स। नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल में क्या है कि देखो, जब हम पेट्रोलियम निकालते रहते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो पेट्रोलियम निकालने के क्रम में बहुत तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस भी बाहर आते हैं उससे। अगर वहां गैसेस का फॉर्मेशन उस रॉक में ज्यादा हो गया है तो जैसे ही पाइप डालने के बाद जो पहला लिक्विड से आने से पहले क्या आ जाएगा, गैस। अगर वो ज्यादा है तो गैस तो काफी देर तक निकलेगा, तो वो गैस जो है वही गैस क्या है, नेचुरल गैस। ध्यान रखना, वो गैस क्या है, नेचुरल गैस। कभी कहीं ऐसा होता है कि किसी किसी जगहों पे नेचुरल ही गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और लेस क्वांटिटी में लिक्विड पेट्रोलियम पाया जाता है, तो वो निकले ना निकले उस गैस का ही यूज़ हम लोग करने के लिए उसको निकालते रहते हैं, है ना, उस गैस का ही यूज़ करते रहते, निकालते रहते हैं। तो यही बोले कि जो गैसियस फ्यूल्स है तो उसमें पेट्रोलियम फ्यूल्स भी हो सकता है जो पेट्रोलियम के साथ साथ आता हो, या पेट्रोलियम के जब कंपोनेंट्स को अलग करते हैं उस समय कुछ गैसेस बाहर निकाले जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते रहते हैं, ये वाला जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि पहले गैसेस बाहर नहीं आए, वो पेट्रोलियम में ही है, मिक्स है, और जैसे इसको गर्म किए वो गैसेस बाहर। तो इस प्रोसेस से जो पेट्रोलियम जो गैसेस बाहर आते हैं वो एक्चुअली अगर इस प्रोसेस से आ रहा है तो 100% वो पेट्रोलियम गैस है। तो इसीलिए लिखा गया
कि गैसियस फ्यूल्स में मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है पेट्रोलियम गैस और दूसरा होता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस, हालांकि ये भी तो नेचुरल ही है, आर्टिफिशियल थोड़ी है, लेकिन इसको अलग नाम दे दिया गया क्योंकि अर्थ क्रस्ट से जो डायरेक्टली निकाल रहे हो तो वो हम बोल सकते हैं कि भाई ये गैस आ रहा है तो नेचुरल गैस है नहीं। लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या फिर पेट्रोलियम में मिक्स जो भी गैसेज है उसको उससे अलग कर रहे हैं तो वो पेट्रोलियम गैस उसी का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया? पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ दो तरह के हमने बात की गैसेज फ्यूल्स में, पेट्रोलियम और दूसरा नेचुरल। ये भी किस में आता है? ये भी किस में आता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है ना। और इतना क्वेश्चन लिखना है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, बार बार लिखे क्या है किस में आता है तो लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल में आता है। ये भी नॉन रिन्यूएबल में आता है ना। इसको भी हम कम टाइम में नहीं बना सकते, तो इसको भी चाह रहे हैं कि तुम समझाने में तुम लगेगा क्या सर क्या बनाए है ना। ये पॉइंट अलग अलग है ना, ये सब अलग अलग पॉइंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि दो मेजर है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये अपने आप में क्या है? फॉसिल्स फ्यूल भी है, ये भी क्या है? फॉसिल्स फ्यूल्स ये भी है। पेट्रोलियम भी क्या है? फॉसिल्स फ्यूल ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन्स से निकलने वाला वो ऑयल या लिक्विड बोल सकते हो। अगला है कि पेट्रोलियम गैस, ये जो पेट्रोलियम गैस है ये बाई प्रोडक्ट किसका है? पेट्रोल का। सॉरी, पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, अभी बताया, बात की हम लोग। उसके बाद ये भी क्या होता है ना, पेट्रोलियम में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैसे जो इसके गैसेस भी होते हैं ना, पेट्रोलियम गैसेस, वो भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके जो मेन, अगर हम बात करें कि हम लोग इसका यूज कहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो तुमको पता है हम लोग करते हैं एलपीजी के लिए। एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस में हम लोग घरों में मंगाते हैं, वहाँ इस गैस का यूज करते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि उसमें मेनली क्या भरा होता है? तो ब्यूटेन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नंबर 1 कि क्या सर सिर्फ ब्यूटेन होता है? नहीं, इसके साथ प्रोपेन भी होता है, इसके साथ प्रोपेन भी होता है। ठीक है, ब्यूटेन के साथ साथ क्या होता है? प्रोपेन भी होता है, ध्यान रखना। इसमें प्रोपेन भी होता है और लेस अमाउंट में पेंटेन भी होता है, पेंटेन। ध्यान रखिए, ब्यूटेन के साथ साथ प्रोपेन प्लस पेंटेन भी होता है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर ब्यूटेन का अमाउंट ज्यादा रखा जाता है, प्रोपेन कम होता है। कहीं कहीं जगहों पे दोनों सेम सेम अमाउंट में होता है, 50-50। तो इसीलिए यहाँ हमने लिखा मेजर जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है वो ब्यूटेन है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर ब्यूटेन बढ़ा जाता है। और ये रहता है, ऐसा नहीं कि प्रोपेन नहीं रहता है। और ये हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है। तो जैसे इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो C3H8 इसका नंबरिंग होता है, C3H8। इसमें हाइड्रोजन केमिकल नेम है, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोकार्बन। अगला है CNG, है ना। दूसरे कंट्री में ब्यूटेन हो सकता है कि कम हो और प्रोपेन ज्यादा हो, ध्यान रखना। CNG ये क्या है? ये एक नेचुरल गैस है जिसका जो एब्रिविएशन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो नेचुरल गैस जो हम लोग बता रहे थे, ये जो टाइप्स ऑफ गैस है, जो नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस जो हम निकालते हैं, है ना, तो गैसेस फॉर्म में होता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। कैसे करें ट्रांसपोर्टेशन उसका? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कंप्रेस्ड कर देते हैं, हाई प्रेशर देके उसको किसी चीज में
फिल कर दिया जाता है ताकि उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सीएनजी इज ए नेचुरल गैस एंड और कोई पूछेगा व्हाई इट इज कंप्रेस्ड, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेक इजी, राइट। अगला है कि जो गैसियस फ्यूल्स है उसका यूज कहाँ किया जाता है, वेयर इज इट इज यूज्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में सीएनजी की गाड़ी अभी खूब आने लगी है क्योंकि पोल्यूशन लेस अमाउंट में करता है, बहुत कम पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। और जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल ऑफ जनरेटर्स, फ्यूल्स ऑफ जनरेटर्स। और ये तो बोल के ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्स में ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए पेट्रोल और गैसियस फ्यूल्स जितना हो सका कोशिश किया है मैंने समझाने की। एक्चुअली क्या है, सबको पता है कि ऑफलाइन जो जिसको ज़्यादा पढ़ाने का प्रैक्टिस है उसको थोड़ा ऑफ लाइन से जब वो ऑनलाइन में डायरेक्टली आता है, स्विच करता है, तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सबको होती है, ऐसा कुछ नहीं है जो कहता है हमको नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम तो फ्रैंक है, बता देते हैं भाई। इसलिए कभी कभी क्या है कि हम शुरू में जब देखो ऐसे सामने बच्चा रहता है तो उसका फेस रीडिंग होते रहता है, समझा नहीं समझा, हम अपना स्टाइल चेंज करें। इसमें क्या है ना, इसमें ये चीज़ नहीं हो पाता है, तो इसमें अपना ही सब कुछ बोलना है, अपना ही तरह से समझना है। तो कभी कभी होता है कि हम क्या बोले, किस तरह से बोले ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हम रुक जाते हैं, है ना। तो उसके लिए ये नहीं कि सर कहीं वो गलत नहीं बोल रहे, जो भी बोल रहे हैं सही बोलते हैं। अब मिस्टेक तो कहीं कभी हो ही जाती है, कभी कभी हर आदमी से होता है, तो हमसे भी हो सकता है मिस्टेक। अगर ऐसा मिले तो कमेंट कर सकते हो या ऑफलाइन क्लासेस में आओ तो बता सकते हो सर इस वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम था, क्या ये सही था, हम बता देंगे। अगर वो दिमाग में लगा के रे गलती फ्लो में बोल दिए तो उसको सही कर देंगे, लेकिन ऐसा कोशिश करते कि ऐसा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, फिर उसमें एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। उसी न्यूक्लियर एनर्जी में थोड़ा केमिस्ट्री का भी, एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात थोड़ा करेंगे। चलो, तो आज भर के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ठंड ज़्यादा है, ख्याल रखना है।